साथियों, सुप्रभात। आज मैं आप लोगों को व्याकरण में वाक्य भेद पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले वाक्य क्या है? मानव मन के भावों और विचारों को व्यक्त करने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई को वाक्य कहा जाता है। वाक्य की रचना सार्थक शब्दों के मेल से होती है और साधक शब्दों के समूह को भाषा कहते हैं। इस प्रकार जिस साधन से लिखने या बोलने वाले का आशय पूरा प्रकट हो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे इसकी मैंने परिभाषा ब्लैक बोर्ड पर लिख दी है कि वाक्य क्या है कि सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिसमें भावों विचारों को प्रकट करने की क्षमता हो उसे वाक्य कहते हैं। अब वाक्य के गुण ब्लैक बोर्ड पर देखें आप लोग। वाक्य में निम्नलिखित 6 गुण या विशेषताएं अवश्य होनी चाहिए। पहला है सार्थकता। आप देख रहे हैं मैंने बोर्ड पर लिख रखा हुआ है सार्थकता। तो सार्थकता का क्या है कि सामान्यतया वाक्य रचना के लिए सार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, किंतु सार्थक शब्द भी वाक्य में प्रयुक्त होकर अर्थ की अभिव्यक्ति करने लगते हैं। जैसे देखो तुम दोनों की चिकचिक मुझे तनिक भी पसंद नहीं। कुछ भी करने से पहले झिक झिक करना तुम लोगों की आदत बन गई है। पॉइंट नंबर 2, योग्यता। यहाँ योग्यता का अर्थ है क्षमता, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द में प्रसंग के अनुरूप अर्थ देने की क्षमता होनी चाहिए। जैसे रुक्मणी चाय खाती है। ध्यान दीजिए कि इस वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द सार्थक हैं, परंतु वाक्य के प्रसंगानुसार खाती शब्द अर्थ नहीं दे रहा है, क्योंकि चाय खाई नहीं पी जाती है। तो यह क्या होगा? रुक्मणी चाय पी जाती है, खाई नहीं। पॉइंट है बच्चों आकांक्षा। तो आकांक्षा इसका अर्थ है इच्छा। वाक्य में आकांक्षा या इच्छा नहीं होनी चाहिए, अर्थात वाक्य पूरा होना चाहिए, इसमें शब्द पूरे होने चाहिए जिससे अर्थ की अभिव्यक्ति पूर्ण हो सके। जैसे स्वेटर बुनती है, हिंदी पढ़ते हैं, किसान फसल रहा है। तो इन वाक्यों के अर्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति पाने के लिए पहले 2 वाक्यों में कर्ता तथा अंतिम वाक्य में क्रिया की आकांक्षा है। इसका शुद्ध रूप होना चाहिए सुमन स्वेटर बुनती है, अध्यापक हिंदी पढ़ाते हैं, किसान फसल काट रहा है। चौथा पॉइंट है निकटता या सानिध्य। लिखते या बोलते समय वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले शब्द के परस्पर निकटता होना आवश्यक है। इसके साथ ही विराम चिन्हों का प्रयोग यथास्थान अवश्य किया जाना चाहिए, क्योंकि रुक रुक कर बोले गए शब्दों से अभिष्ट अर्थ की प्राप्ति नहीं होती है। जैसे वह मजदूर जो कल नहीं आया था अल्पविराम बीमार पड़ गया है। अब कारखाना अल्पविराम लगा दिया हमने, जिसे स्वतंत्रता पूर्वक लगाया गया था लगा दिया, अब बंद पड़ा है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 पदक्रम। वाक्य में शब्दों को एक निश्चित क्रम में प्रयोग किया जाना ही पदक्रम कहलाता है। क्रम भंग होते ही अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे घास में मैदान पशु चर रहे हैं, आसमान चमकने लगा सूरज में। इन वाक्यों में कोई निश्चित अर्थ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इसका कारण है वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के क्रम का अभाव। अब इन्हीं शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखकर इन वाक्यों को इस प्रकार लिखा जाएगा। मैदान में पशु घास चर रहे हैं, आसमान में सूरज चमकने लगा है। इसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 6 पर। यह है अनन्वय। अन्वय का अर्थ शाब्दिक अर्थ है मेल, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त कर्ता, काल, वचन, लिंग, कारक आदि का क्रिया के साथ अनुकरणात्मक मेल होना चाहिए। इसके बिना वाक्य के निहित अर्थ प्रकट नहीं हो पाता है। जैसे गीतिका की बहन किताब पढ़ता है, रोहन कल विद्यालय जाता है, चलते चलते वृद्ध सड़क में गिर गया। इन वाक्यों का शुद्ध रूप में इस प्रकार लिखा जाएगा कि गीतिका की बहन किताब पढ़ती है, रोहन कल विद्यालय गया था, चलते चलते
वृद्ध सड़क पर गिर गया। अब आपको बताते हैं वाक्य के भेद। तो वाक्य अनेक प्रकार के होते हैं। उनके भेदों का निर्धारण मुख्य रूप से दो आधार पर किया जाता है। वाक्य के भेद आधार के अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और रचना के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, वाक्य के किस प्रकार के अर्थ का बोध हो रहा है, इसके आधार पर जब वाक्यों को वर्गीकृत किया जाता है तो उसे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद कहते हैं। इसके अंतर्गत वाक्यों को 8 भागों में बांटा गया है। पहला है विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य में कार्य होने की निश्चित सूचना मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में कही गई बात को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया जाता है, चाहे वो सत्य हो या असत्य। इसे सकारात्मक वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। जैसे प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाता है। बहुत से अधिकारी ईमानदार होते हैं। मजदूर ने परिश्रम पूर्वक काम किया। 4 दिन से लगातार वर्षा हो रही है। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में काम न करने या न होने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में नहीं, मत, ना लगा रहता है। इन वाक्यों को निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। प्रभात प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता है। बहुत से अधिकारी ईमानदार नहीं होते हैं। मजदूरों ने परिश्रमपूर्वक काम नहीं किया। 4 दिन से वर्षा नहीं हो रही है। पॉइंट नंबर 3, प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य के माध्यम से कुछ पूछा जाता है तथा जिसके मूल में जिज्ञासा का भाव रहता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इनमें क्या, कब, कहाँ, कैसे, कौन, क्यों, किसका, किसकी, किसके, किनका आदि प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग पूछने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क का प्रयोग अवश्य होता है। प्रभात प्रतिदिन विद्यालय कैसे जाता है? क्या बहुत से अधिकारी ईमानदार नहीं होते हैं? मजदूर परिश्रम पूर्वक कहाँ काम करता है? 4 दिन से लगातार वर्षा कहाँ हो रही है? अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा या अनुमति देने अथवा लेने का भाव प्रकट होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों को विधिवाचक वाक्य भी कहा जाता है। जैसे प्रभात प्रतिदिन विद्यालय जाया करो। अधिकारीगण अपने काम में ईमानदारी दिखाएं। मजदूरों परिश्रम पूर्वक काम शीघ्र पूरा करो। सुमन कृपया मेरे लिए एक नया स्वेटर बुन दो। इसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 5 पर, इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में कर्ता की आकांक्षा, इच्छा, कामना या आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर करे आपकी यात्रा मंगलमय हो। हम दोनों की इच्छा है कि आप हमेशा साथ रहें। आपको नववर्ष की बहुत बहुत बधाइयाँ। ईश्वर अच्छा काम करने के लिए सभी को सद्बुद्धि दे। उसके बाद पॉइंट नंबर 6, विस्मयादि वाचक वाक्य। जिस वाक्य से विस्मय, भय, हर्ष, दुख, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट होता है उसे विस्मयादि वाचक वाक्य कहते हैं। इसका दूसरा नाम उद्गारवाचक वाक्य भी है। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में विस्मयादि वाचक चिन्ह लगा होता है। इनकी पहचान आहा, आहा, ओह, वाह, अफसोस, छी, अरे, शाबाश आदि देखकर की जा सकती है। विस्मयादि वाक्य चिन्हों का प्रयोग प्रायः इन शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे आह, ये पहाड़ी दृश्य कितना मनोरम है। अरे, ये सुंदर स्वेटर तुमने बुना है। वाह, डेविड मिलर ने क्या शानदार बल्लेबाजी की जो हारते मैच को जीत गया। हाय, चोरों ने सारा माल साफ कर दिया। अफसोस, गोदाम में लगी आग से सारा सामान जलकर राख हो गया। अब आते हैं संदेहवाचक वाक्य पर। जिस वाक्य से काम पूरा होने में संदेह होने का भाव प्रकट होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। शायद, संभवतः शब्द देकर इनकी पहचान
की जा सकती है। इसके अलावा वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी जैसे शब्दों को देखकर भी इन्हें पहचाना जा सकता है। जैसे काव्या चित्र में रंग भर चुकी होगी, संभवतः इस साल अच्छी वर्षा हो, शायद इस महीने इस पुल का उद्घाटन कर दिया जाएगा, अब तक तो मनी ऑर्डर पहुंच चुका होगा, सुमन ने स्वेटर पूरा बुन लिया होगा। आठवां और आखिरी पॉइंट, संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, जिस वाक्य में कार्य किसी शर्त के पूरा होने के बाद ही हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों के शुरू में अगर, यदि आदि लगे होते हैं जिससे इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। जैसे यदि पेड़ों को काटने से रोका जाता तो प्रदूषण इतना ना बढ़ता, यदि बाढ़ न आती तो फसलें नष्ट ना होती, अगर लोग यूं ही जल की बर्बादी करते रहे तो पीने के लिए पानी भी ना मिल पाएगा, यदि पहले से परिश्रम करते तो सफलता अवश्य मिलती, अगर अच्छे कर्म करोगे तो समाज में सम्मान पाओगे। उसके बाद आता है वाक्य रूपांतरण, जो कि हमने ब्लैक बोर्ड पे भी लिख रखा है। तो वाक्य रूपांतरण क्या होता है? वाक्य के कर्ता, कर्म और क्रिया को बदले बिना एक प्रकार के वाक्य से दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। एक ही वाक्य का रूपांतरण हम अर्थ के भेद के अनुसार 8 प्रकार के वाक्यों में कर सकते हैं। अब मैं आप लोग को एक उदाहरण दे रही हूँ। सुमन बहुत अच्छा पत्र लिखती है, ये क्या है? विधानवाचक वाक्य है। सुमन बहुत अच्छा पत्र नहीं लिखती है, ये निषेधवाचक वाक्य है क्योंकि इसमें नहीं का प्रयोग हुआ है। क्या सुमन बहुत अच्छा पत्र लिखती है? तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? प्रश्न पूछ रहे हैं, तो यहाँ प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। यदि मैं कहता तो सुमन बहुत अच्छा पत्र लिखती, यहाँ क्या है? संकेतवाचक वाक्य। संभवतः सुमन ने भी बहुत अच्छा पत्र लिखा होगा, तो यहाँ क्या है? संदेह, पता नहीं लिखा है कि नहीं लिखा, तो यहाँ संदेहवाचक वाक्य है। मेरी इच्छा है कि सुमन बहुत अच्छा पत्र लिखे, तो यहाँ पर इच्छावाचक वाक्य है। सुमन बहुत अच्छा पत्र लिखो, यहाँ हमने क्या किया? सुमन को आज्ञा दी, तो यहाँ पर आज्ञावाचक वाक्य है। अरे इतना अच्छा पत्र सुमन ने लिखा, तो क्या है? उद्गार या विस्मयादिक वाचक वाक्य है। और बच्चों, इन्हीं वाक्यों के साथ, इन्हीं 8 भागों के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। तो आप सभी इस पाठ को पढ़ेंगे, 2-3 बार समझेंगे और आप सभी का दिन मंगलमय हो।